नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा वह है वायनाड में भूस्खलन यानी वायनाड भूस्खलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में है क्यों। तो दोस्तों, हाल ही में केरल के वायनाड जिले में अत्यधिक वर्षा और नाजुक पारिस्थितिक स्थितियों के कारण विनाशकारी भूस्खलन संबंधी आपदाएं देखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आपदा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी घटना जिससे अत्यधिक जान माल की हानि होती है उसे हम आपदा के अंतर्गत रखते हैं। तो इस आपदा यानी भूस्खलन से जान माल की अत्यधिक हानि हुई है, इसलिए इसे विनाशकारी आपदा कहा गया है। दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पर एक गांव होता था और इस गांव में तबाही आई है इस मलबे के कारण, जो आपको येलो कलर से, हल्का येलो कलर से दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले जहाँ पर गांव था अब वहाँ पर केवल और केवल मलबा है। यहाँ पे आपको 2-3 घर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बच गए हैं। ठीक है, अत्यधिक लोगों की मौतें हुई हैं यहाँ पर और अधिक से अधिक आर्थिक नुकसान भी हुआ है। देख लेते हैं दोस्तों, इस वर्ष दुनिया भर में कुछ भूस्खलन की घटनाएं भी देखी गई हैं। जैसे चीन के यूनान क्षेत्र में भी भूस्खलन की घटना हुई है। पापुआ न्यू गिनी, इसमें भी भूस्खलन की घटना हुई है। इंडोनेशिया में सुलावेशा द्वीप में भी ये घटना घटित हुई है और केरल के वायनाड जिले में ये घटना घटित हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भूस्खलन होता क्या है। दोस्तों, भूस्खलन का मतलब है ढलान पर चट्टान, मिट्टी व मलबे का नीचे की ओर खिसकना। यानी कहने का मतलब है कि ये कोई ढलान है, मान लीजिए, तो इसी ढलान पर चट्टानें, मिट्टी और मलबा नीचे की ओर खिसकने जब लगता है तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। जो छोटे बदलावों से लेकर बड़े विनाशकारी घटनाओं तक हो सकते हैं। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित ढलानों पर होता है, यानी कि पर्वत पठारों पर भी हो सकता है और मानव के द्वारा जो ढलानें बनाई गई हैं वहाँ पर भी हो सकता है। तथा भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी और मानवीय गतिविधियों और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों से उत्पन्न होता है। यानी ये ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, जो ढलान पर चट्टान, मिट्टी और मलबे को नीचे की ओर खिसका देते हैं। तो ये सभी कारक हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको कुछ घटनाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं जो भूस्खलन से संबंधित हैं। इसमें भी देख पा रहे हैं आप, मलबा बस्ती में घुसा हुआ है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है जो धंस गया है नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी चट्टानें गिरती हुई दिखाई गई हैं, यहाँ पर भी दिखाई गई हैं, यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है जो नीचे की ओर जब बस्ती में घुसा हुआ है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि ढाल के अनुरूप चट्टान, मिट्टी और मलबे का नीचे की ओर खिसकना ही आपका क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। आगे देखते हैं। भूस्खलन के लिए 2 कारण जिम्मेदार होते हैं। एक होता है आपका कंडीशनिंग कारक और एक होता है आपका ट्रिगर कारक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनिंग कारक कौन से होते हैं। कंडीशनिंग कारक मिट्टी की स्थलाकृति, यानी कि मिट्टी मुलायम है या कठोर है, ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। इसके अलावा चट्टानें भी जिम्मेदार हैं कि चट्टानों की स्थिति क्या है। कमज़ोर क्षेत्र में है वो कि
कठोर क्षेत्र में है। ठीक है, इसके अलावा भू आकृति विज्ञान, यानी कि वहाँ पर बनावट कैसी है स्थलाकृतियों की, इसके कारण भी आता है आपका। इसके अलावा ढलान का कोण, ढलान के कोण कहने का मतलब है कि अगर किसी का मान लीजिए ये स्थल है और किसी चट्टान का जो कोण होगा अगर जितना ज़्यादा होगा उसके नीचे आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ढलान कम होगा उसके उतने नीचे आने की संभावना भी कम होगी। ठीक है, तो ढलान का कोण भी प्रभावित करता है। ये कारक देश के कुछ हिस्सों को अन्य हिस्सों की तुलना में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यानी पूरे देश में कंडीशनिंग कारक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अत्यधिक संवेदनशील बन जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कारक है वो आपका है ट्रिगर कारक। ट्रिगर कारक का मतलब है अचानक से चट्टानें, मिट्टी और मलबा नीचे की ओर खिसकने लगता है जब, तो वे कौन से कारक हैं? जैसे कि तीव्र वर्षा होना, भूमि उपयोग में विचारहीन परिवर्तन, यानी कि बिना नियोजन के भूमि उपयोग का परिवर्तित करना। ठीक है, सड़क और पुल निर्माण जैसी क्रियाएं भी इसे ट्रिगर कर देती हैं भूस्खलन को। अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, बड़े पैमाने पर वनों का विनाश जैसे प्रमुख कारण हैं। क्योंकि दोस्तों केरल में कुछ समय में लगभग 62% वन समाप्त कर दिए गए हैं काट करके। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण यही था वहाँ पर भूस्खलन आने का। अब देख लेते हैं कि भारत में भूस्खलन की कितनी संभावना है। तो IIT मद्रास की एक टीम के अनुसार भूस्खलन के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में, यानी कि पूरे विश्व में जितनी मौतें होती हैं भूस्खलन से, उसमें से लगभग 8% भारत में होती हैं। यानी कि अगर विश्व का आंकड़ा 100% लिया जाए, यानी कि 100 लोग मरते हैं तो उनमें से 8 लोग तो भारत में ही मरते हैं। ठीक है, 2001 से लेकर 21 की अवधि तक, यानी कि लगभग 20 सालों के दौरान भूस्खलन के कारण 847 मौतें हुई हैं तथा हजारों लोग भी विस्थापित हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है दोस्तों, और सरकारी आंकड़ा और जो रियल आंकड़ा होता है वो थोड़ा डिफरेंस होते हैं। ठीक है, IITM यानी IIT मद्रास की टीम ने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन वाला भारत भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र यानी ILSM विकसित किया है। यानी ILSM किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। किसकी सहायता से? तो मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से। तो इस मानचित्र से पता चलता है दोस्तों कि देश का 13.17% हिस्सा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील कहने का मतलब है कि वहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। तो कितना हिस्सा? 13.17%, जो पहले अनुमान से कहीं अधिक है। सिक्किम में सबसे अधिक भूभाग यानी 57.6% भूभाग भूस्खलन के प्रवण है। यानी कि सिक्किम में सबसे अधिक भूस्खलन आने की संभावना है 17.6%। प्रवण का मतलब है कि अत्यधिक ढाल वाले हैं। ठीक है, जबकि अगर हिमालय के हम बाहर बात करें, अगर, क्योंकि सिक्किम तो हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन हिमालय के अगर बाहर बात करें तो केरल सबसे संवेदनशील राज्य है, जिसका लगभग 14% हिस्सा अधिक भूभाग अत्यंत उच्च संवेदनशीलता श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो मानचित्र है IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है आपको। यहाँ पे जहाँ पे रेड कलर होगा वेरी हाई, यानी कि बहुत अधिक संभावना है भूस्खलन होने की। इसके बाद हाई है, यानी कि 5 श्रेणियाँ बांटी गई हैं।
जहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर वेरी लो यानी बहुत कम भूस्खलन होने की संभावना है। ठीक है, येलो कलर मतलब मीडियम, इसके बाद लो। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि रेड कलर आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो आपका हिमालय रीजन है, सबसे ज़्यादा रेड कलर वाला क्षेत्र यहीं पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है भारत का, ये दिखाई दे रहा है। तो हिमालय क्षेत्र में सिक्किम सबसे अधिक संवेदनशील है, और हिमालय से बाहर यानी कि और पूरे भारत में तो केरल सबसे संवेदनशील राज्य है भूस्खलन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने देश भर में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करते हुए भारत का एक भूस्खलन एटलस जारी किया। कब? 2023 में। किसने? इसरो ने। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चीफ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूस्खलन एटलस में हिमालय और पश्चिमी घाट को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन क्षेत्रों को? हिमालय और पश्चिमी घाट को। इस चित्र में भारत का फिजिकल मैप दिखाया गया है। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा हिमालय रीजन है, यानी हिमालय क्षेत्र है आपका। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है ये पश्चिमी घाट है यानी वेस्टर्न घाट, ये आपका पूर्वी घाट है यानी कि ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है, और जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये सभी मैदान है। ठीक है, तो जो इसरो ने एटलस जारी किया है वो किस क्षेत्र को संवेदनशील बताया है? वो हिमालय क्षेत्र को, और इस पश्चिमी घाट को हिमालय क्षेत्र बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए या क्या पहले नहीं उनकी। तो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019, भूस्खलन जोखिम शमन योजना यानी LRMS, भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो भूस्खलन होता है उसमें चट्टान, मिट्टी और मलबे का प्रवाह होता है, ढलान के अनुसार नीचे खिसकता है। जबकि हिमस्खलन में जो आपकी बर्फ़ है, बर्फ़ धीरे धीरे ढाल के अनुसार नीचे की ओर आती है, उसे हिमस्खलन कहते हैं। इसके अलावा सरकार ने भारत का भूस्खलन एटलस मानचित्र भी जारी किया है, जो कि किया था इसरो ने 2023 में। पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें भी आई हैं भूस्खलन को लेकर के, जैसे पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल 2011 में एक समिति बनी थी, जो कि माधव गाडगिल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी समिति कस्तूरी रंगन समिति भी बनाई गई थी 2013 में। ठीक है, और इन दोनों समितियों ने केरल को भूस्खलन से अत्यधिक संवेदनशील राज्य बताया था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वायनाड भूस्खलन प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के बीच अंतर संबंध की याद दिलाता है। यानी जो वायनाड में जो भूस्खलन आया है वह केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं आया है, बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण भी आया है। ठीक है, भविष्य में जोखिम को कम करने और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए विनियमन, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। अगर हम केरल जैसी घटनाओं को यानी केरल जैसी भूस्खलन संबंधी घटनाओं को अगर रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विनियमन, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि
कि वायनाड भूस्खलन जो कि केरल में आया है चर्चा में क्यों है। इसके बाद दुनिया भर में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमने देखा भूस्खलन क्या होता है और इसके कारण कौन कौन से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमने देखा कि भूस्खलन के लिए कंडीशनिंग कारक कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिगर कारक कौन से हैं, ये भी हमने देखा। भारत में भूस्खलन की कितनी संभावना है, ये भी हमने देखी। इसके अलावा सबसे संवेदनशील राज्य कौन सा है, सिक्किम है, और हिमालय के बाहर कौन सा है, तो वो केरल है आपका। इसके बाद हमने इसरो के द्वारा देश भर में बनाए गए भारत का भूस्खलन एटलस भी देखा और उसने हिमालय और पश्चिमी घाट को सबसे संवेदनशील बताया। इसके बाद हमने देखा भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की क्या पहलें रही हैं और पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की सिफारिश क्या कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमने निष्कर्ष को देखा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।